नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले मैंने आपको एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करवाया था। आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जाके ज़रूर देखें, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वो जो पेपर था वो 2017 का था, रेगुलर वाले बच्चों के लिए वो पेपर था। मतलब रेगुलर में जो आया था ना क्वेश्चन वो था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो 2017 के जो सोल वाले बच्चों के उसमें पेपर आया था ना, सोल का, क्योंकि आपको पता है कि 3 पेपर होते हैं, सोल का अलग, एनसी वेब का अलग और रेगुलर का अलग। तो वो जो पेपर डिस्कस करवाया था वो रेगुलर वाले बच्चों का था। ये जो पेपर डिस्कस करवा रही हूँ ये सोल वाले बच्चों का है। ऐसा नहीं है कि आप सोल से हो तो यही पढ़ो या आप एनसी वेब से हो तो आप ये मत पढ़ो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन रिपीटेड हैं और आपका सिलेबस सेम है, तो ये वीडियो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप सोल से हो, चाहे आप ड्यू से हो, आप चाहे रेगुलर से हो या आप एनसी वेब से हो या आप नॉन से हो, किसी कहीं से भी हो, अगर आपके पास ये सिलेबस है 1700 से लेकर 1950 तक, तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है पेपर 2017 वालों बच्चों का है। उनके सिलेबस में क्या था ना कि 1707 से लेकर 1950 तक आता था, लेकिन जो अभी आपका सिलेबस है वो 1700 से लेकर 1950 तक का होगा। तो टेंशन लेने वाली इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि आधा सिलेबस तो सेम है। तो क्वेश्चन देख लेना आप कि मतलब बेसिकली मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ना बस ये समझाना चाहती हूँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है और कैसे घुमा सकता है और आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है। साथ ही रिपीटेड क्वेश्चन, जो बच्चा नहीं पढ़ा है अभी तक, या जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो अगर वो रिपीटेड क्वेश्चन भी देख लेगा ना तो उसके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। उसको ये लग जाएगा कि हाँ, ये 4 क्वेश्चन ज़रूर पेपर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 3 साल से आ रहे हैं तो इस साल भी आएगा ही आएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने आपको बताया कि जो आपका पेपर टाइमिंग होता है वो 3 घंटे का होता है और मैक्सिमम मार्क्स का जो पेपर होता है वो 75 का होता है, यानी 75 नंबर का आपका पेपर होता है। टोटल आपको यहाँ पर 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 10 या 8। कभी कभार हो सकता है कि 8 भी आ जाए, कभी कभार हो सकता है कि 10 भी आ जाए। तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो अब हम एक एक करके यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला आपका वही है कि 18वीं शताब्दी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल था। ये आपका यूनिट 1 में से है। यूनिट 1 में आपको बताया था कि कैसे हमारा जो 18वीं शताब्दी का जो बदलाव हुआ, 18वीं शताब्दी में जो जो बदलाव हुए, जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस हुए, वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है। और आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रिटिश ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की। यानी कि बंगाल में मैंने आपको पढ़ाया था कि बंगाल में ब्रिटिश कैसे आए। मैंने आपको हर सबका पढ़ाया है, बंगाल का पढ़ाया है, मैसूर का पढ़ाया है, अवध का पढ़ाया है, तो कोई सा भी आ सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका यूनिट 2 से आया हुआ है, बंगाल और जो ब्रिटिश शासन है वो कैसे आई और क्या क्या चीज़ें की। अगर आप चाहो इसमें लिखना, आपका पेज की काफ़ी टाइम क्या होता है, पेज नहीं भर पाता है बच्चों का, वो सोचते हैं यार मैं क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ, कोई कोई स्टोरी लिखने लगता है। तो अगर आपको जितना भी पता हो ना बंगाल के बारे में, बंगाल और सरकार के क्या रिलेशन रहे या सरकार कैसे सत्ता में आई, पहला कदम क्या था, क्यों आई थी, मतलब उसका जो आने का मेन उद्देश्य क्या था, और फिर बाद में वो वहाँ पर आके सत्ता में आ गई, रहने ही लग गई, उनके जो रूल रेगुलेशन नियम आए वो सारे आप एक्सप्लेन करके इसमें लिख सकते हो यूनिट 2 में। तो पहले आपको मैंने बता रखा है ऑलरेडी, पहले आपको भूमिका लिखनी होती है, फिर बीच में जो आपका क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आपको वो लिखना है। भूमिका में आप बंगाल के बारे में थोड़ा सा बता देना और साथ ही साथ थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार के बारे में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, और निष्कर्ष आपको पता है कि जो आपका कंक्लूज़न निकलता है वो आपको लिखना होता है। और डोंट वरी, इन सभी के आंसर्स ना आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें मतलब ये मत सोचना कि मैम सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्वेश्चन डिस्कस करवा रही हैं, आपको आंसर भी इसके ज़रूर मिलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरे में आपको लैंड रिवेन्यू के बारे में लिखना है, जो कि भू राजस्व प्रणाली थी, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो स्टार्ट की गई भू राजस्व प्रणाली थी ना, उसकी जो फीचर रहे हैं, उसकी जो विशेषता रही है उसके बारे में लिखना है, और साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसके क्या प्रभाव पड़े हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है।
तो ये बहुत आपका मेन क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आता ही आता है कि जो भी भू राजस्व प्रणाली थी या सरकार ने क्या क्या चीज़ें की, वो सब आपको यहाँ पर लिखना है। अब फोर्थ क्वेश्चन आपका, ये आपका ज़रूर आता है, ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1857 का जो विद्रोह वगैरह है, ये आपसे हमेशा पूछेगा, हमेशा। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि 1857 के घटनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने में डलहौजी की जिम्मेवारी का अवलोकन कीजिए। यानी कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो डलहौजी की, यहाँ पर आपको ये लिखना है। काफ़ी बार क्या होता है कि आपसे कारण और परिणाम पूछता है, बट आप देखो बात वही है ना कि कारण और परिणाम पढ़ कर गए या रट कर गए जो भी है, बट नहीं पूछा। यहाँ पे आपसे डलहौजी के बारे में पूछ लिया, तो देखा आपने कि क्वेश्चन को कैसे मतलब आपसे पूछा गया है। बेसिकली है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, संबंधित क्वेश्चन ही है, लेकिन क्वेश्चन को यहाँ पर घुमा दिया है। अब जिस बच्चे को नहीं आता है वो पूरा जो आपको 1857 का जो भी विद्रोह वगैरह पता हो ना कि कैसे हुआ, क्या कारण रहा, क्या परिणाम निकला, पूरा ही लिख देना। जिसको नहीं पता हो उसके लिए, जिसको पता हो वो तो अच्छी बात है खैर, बट काफ़ी बच्चों को नहीं पता रहता है, तो आप उससे रिलेटेड जो भी आपको आता है वो चीज़ आप लिख देना। फिफ्थ क्वेश्चन आपका है कि उन कारकों की चर्चा कीजिए जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तकला तथा उद्योग को बर्बाद किया। यानी कि आपको यहाँ पे बस कारण लिखने हैं, वो कारक लिखने हैं जिसकी वजह से भारतीय हस्तकला और उद्योग बर्बाद हुए। तो मेन कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वहाँ से वो बनी हुई चीज़ें जो आ रही थी उसका कंपटीशन नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से जो भारतीय हस्तकला थी और उद्योग थे वो धीरे धीरे बर्बाद हो गए। तो आपको अपने वर्डों में एक्सप्लेन करके लिखना है इसको। और छठा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये पूछ रखा है कि 19वीं शताब्दी के कुछ प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पूछता है। तो 3 से 4 आंदोलन आप पढ़ लेना, अपना रट लेना, जो कर सकते हो वो कर लेना इसमें। मतलब ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही, अगर आपको पास होना है ना तो 2-3 क्वेश्चन आप ऐसे कर लो जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसके बाद यहाँ पर है उदारवादी और उग्रवादियों में मुख्य अंतर क्या थे, उग्रवादी किस हद तक सफल हुए। तो ये क्वेश्चन नहीं करवाया गया है जहाँ तक मुझे पता है, तो ये छोड़ दो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होता। बेसिकली आपके पास ऑप्शन है 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 ही करने होते हैं, तो वो छोड़ दो आप। यहाँ पर आपको 8वां क्वेश्चन है कि असहयोग और सविनय आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के विकास को रेखांकित करना है। यानी उसके बारे में आपको पूरा का पूरा बताना है कि कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या भारत का विभाजन अवश्य भावी था। ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट यूनिट में करवा रखा है, और प्रॉपर लास्ट यूनिट पर तो मैंने इसका आंसर ही पूरा लिखा है कि क्यों अवश्य था, क्या क्या कारक रहे, क्या रीज़न रहे। जो भी आपके सांप्रदायिकता के रीज़न थे ना, माउंटबेटन की योजना जो मैंने आपको करवाई थी, वो सारी ही आपको इसमें यहाँ पर लिखनी है। तो पहले भूमिका वगैरह लिख के आप कर देना। उसके बाद 10वां क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि आपसे एक नोट्स पूछता है जिसमें टोटल आपको 4 जो है क्वेश्चन भी मतलब पूछता है, और 4 में से आपको 2 ही करना होता है। पहला आपका है प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, और सेकंड है आपका सहायक संधि प्रणाली, और तीसरा है रॉल्ट अधिनियम, और आपका चौथा है संवैधानिक सभा 1946। तो हो सकता है इसमें से कुछ आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपका पेपर देखा ना आपने कि कितना इजी होता है। 10 क्वेश्चन में से ओनली आपको 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन तो आपका पक्का है। फर्स्ट आपका 1857 का विद्रोह, और 1857 का विद्रोह, और इसके अलावा जो आपने देखा एक आंदोलन वाला क्वेश्चन है, वो आपसे ज़रूर पूछेगा। यूनिट फर्स्ट में से वही बदलाव क्या रहे वो पूछेगा, और बाकी सरकार का क्या क्या रोल रहा, क्योंकि सरकार के बारे में मुझे पढ़ा था यूनिट 2 में, तो या बंगाल का पूछ सकता है या मैसूर का पूछ सकता है। ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि बंगाल का ही पूछता है, तो बंगाल, मैसूर, अवध, ये 3-4 चीज़ें आप रट लेना, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, या आपको पता लग गया हो कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या आपका कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में करके ज़रूर बताना कि आपका क्या डाउट है। और इसके अलावा टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आने वाली सभी अपडेट्स और साथ ही ये क्वेश्चन मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी, वहाँ भेज दूँगी, तो वहाँ से आप ईज़िली देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।